अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। उसने तीन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, यानी 3 पार्ट्स हैं इसके, और हर एक पार्ट में हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताना है। बाइनरी रिलेशंस लिखने नहीं है, जस्ट बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे। बाइनरी रिलेशन होता क्या है? बाइनरी रिलेशन होता है बेसिकली जब कोई भी दो सेट्स दिए हुए होते हैं तो हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप उसे कहते हैं। तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं उसमें से हम कोई भी पेयर्स उठाकर लिख देते हैं एक सेट में, और उसे हम डिनोट करते हैं आर से, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा आर लिखने होते हैं तो फिर उसके लिए हम R1, R2, R3 अप टू सो ऑन, इस तरह वैल्यूज़ लिखते जाते हैं जितने का हमने आर लिखने हो, यानी बाइनरी रिलेशन लिखने हो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेट A इज इक्वल टू 1 3, सेट B इज इक्वल टू 0 2 4। मैंने कहा बाइनरी रिलेशन लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। अच्छा, जनरली हम फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ना भी पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में फार्मूला क्या होता है जी? 2 की पावर n क्रॉस m। अब अगर 2 की पावर n क्रॉस m हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने का, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इज इक्वल टू, क्योंकि मैं इसको फॉलो करवाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ये जब n क्रॉस m करेंगे तो इसका मतलब है 2 की पावर n की जगह आ जाएगा। यहाँ मैं फार्मूला चलन लिख देता हूँ। तो अब देखिए पुट करते हैं वैल्यू, n का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट कितने हैं जी? 2 है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट कितने हैं? 3 है। ये हमारे पास आ गया 2 पावर 6, 2 3 ज़ा 6। तो 2 पावर 6 को वैसे चूँकि ये एक छोटा नंबर है आप कर सकते हैं इसे इस तरह सिंप्लीफाई भी 64 भी लिख सकते हैं। ना भी सिंप्लीफाई करें, यहाँ तक लिख दें, या कोई बड़ी वैल्यूज़ होंगी डेफिनेटली, जैसे 2 की पावर 50 आ जाए, 60 आ जाए, तो वो लिखना डेफिनेटली मुश्किल काम होता है इतनी बड़ी वैल्यूज़ लिखनी। तो हम ये करते हैं कि फिर उसे सिंप्लीफाई करते नहीं है, इसी तरह एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड भी करें तो उसमें देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। अब जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में इसके हर एक का पेयर इधर बनना होता है। तो सिंपल अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो इसका मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 की पावर 6 अगेन 64 होगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, n इंटू सी इज इक्वल टू 7। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी कितने? 7। अब हमने तो बेसिकली फाइंड करना है जी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, और उसके लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया? उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n क्रॉस m। अब देखिए 2 की पावर n की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आ गए, दैट आर 7। अब m क्या होगा? m डेफिनेटली इसके साथ कोई नहीं है, तो जैसे हम a क्रॉस a फाइंड करते हैं, b क्रॉस b फाइंड करते हैं, इसी तरह c क्रॉस c फाइंड करेंगे हम, और उसके अकॉर्डिंग m भी 7 होगा और n भी 7 होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही सेट के टोटल एलिमेंट्स की तादाद बताई गई है। देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 7 7 ज़ार 49, दैट्स इट। अब जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं तो आप ज़ाहिर है उसे कैलकुलेटर से नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो वो वैल्यू इतनी बड़ी आ जाती है कि हम उसे लिखते नहीं हैं। जैसे 2 की पावर 49 अगर मैं कैलकुलेट करके देख लूँ, ये वैल्यू आ रही है
499,534 मल्टीप्लाई 10⁻14, यानी इसका मतलब है इस पॉइंट को यहाँ से 14 डिजिट मैंने आगे शिफ्ट करना है। तो ज़ाहिर है हमें इस सब की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 2⁻49 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास d इज़ इक्वल टू 135। अब अगेन सेम केस है, 2n क्रॉस m। अब 2n की जगह हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है m की जगह भी 3 ही एलिमेंट्स हैं। क्यों 3 और 3 एलिमेंट्स हैं? क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ d क्रॉस d हमें करना पड़ेगा। यह आ जाएगा 2⁹। तो इसको सिंप्लीफाई करने की इसको भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह एज इट इज़ लिख लें। अब देखिए 2⁹ वैसे 512 होता है, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। होप सो क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा आपको। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। हर केस में नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन भी साथ लिखने हैं। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है जी? फर्स्ट पार्ट में सेट ए है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 5। और सेट बी हमारे पास क्या है? सेट बी है हमारे पास थर्ड रूट ऑफ 5, एक ही एलिमेंट है इसमें। बाइनरी रिलेशन दिखने हैं, इसका मतलब है उसके लिए हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पहले इसके साथ पेयर बनाएं, तो पहला पेयर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा थर्ड रूट ऑफ 5 कामा नेक्स्ट क्या होगा? पहले मैंने 2 का पेयर बनाया, एक ही एलिमेंट है तो ज़ाहिर दोबारा 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा थर्ड रूट ऑफ 5। देन थर्ड केस है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 कामा थर्ड रूट ऑफ 5। अब देखिए हमारे लिए डिसाइड करना आसान है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस यहाँ पे कितने आएंगे। उसके लिए नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस के लिए ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, आखिर पर फार्मूले से वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए बाइनरी रिलेशन लिखने का रूल ये होता है कि सबसे पहले हम इसके सबसेट्स लिखते हैं, किसी भी सेट के। तो वो जो सबसेट्स आए होंगे, जितने सबसेट्स होंगे इसका मतलब है उतने ही बाइनरी रिलेशंस बनते हैं। सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहला सबसेट हम लिखते हैं एम्प्टी सेट, सेट जो मर्जी हो। उसके बाद एक एक इसको लिखना है। अब देखिए एक एक को लिखेंगे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा थर्ड रूट ऑफ 5। ठीक हो गया। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये सबसेट्स लिख रहा हूं मैं इसके। अच्छा हम ऐसा करते हैं, डायरेक्टली इन्हें नाम भी दे देते हैं साथ। यहाँ पे R1 कितना आ जाएगा हमारे पास? एम्प्टी सेट। अब जो R2 होगा वो कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा थर्ड रूट ऑफ 5। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे? हमारे पास ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, तो 2⁵3 8 बनेंगे। अब R2 हो गया। R3 देखिए, R3 है हमारे पास, पहले मैंने ये पेयर लिखा था, अब इसको लिखूंगा, उसके बाद इसको, अलग अलग एक एक पेयर का सेट। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा थर्ड रूट ऑफ 5, फिर R4। मैं डायरेक्टली इधर सब सेट्स लिखने के बजाय डायरेक्ट इधर R1, R2, R3, R4 लिख रहा हूँ। आप चाहें तो पहले सबसेट लिख के कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह भी ठीक है। लास्ट आ गया जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 कामा थर्ड रूट ऑफ 5। अब इसकी पेयरिंग कैसे होगी इसके बाद की? सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद एक एक एलिमेंट करके इन्हें लिखा, फिर R5 इज इक्वल टू, अब हमने दो दो पेयर इकट्ठे करने हैं। पहला पेयर ये है, पहले इसके साथ आगे जितने पॉसिबल दो दो बन रहे हैं। अब देखिए पहले पेयर के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा थर्ड रूट ऑफ 5,
कामा, अब हम क्या कर रहे हैं, दो दो की पेयरिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरा पेयर होगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा थर्ड रूट ऑफ 5। ये हमारे पास आ गया R5। अब R6 क्या होगा जी, पहले आपने इसको इसके साथ पेयर किया, अब पहले और आखिरी का पेयर कर लो, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा थर्ड रूट ऑफ 5 कामा लास्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 कामा थर्ड रूट ऑफ 5। अब देखें टू के इस फर्स्ट वन वाले के साथ इसे आप ए समझें, इसे बी और इसे सी। ए के साथ जो दो पेयरिंग होती थी बी और सी के साथ वो दोनों हो गई। अब आखिरी केस हमारे पास यहाँ का 2 2 वाला ये बच रहा है। सेकंड और थर्ड को मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैंने पहले लिखा था फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, अब रह गया सेकंड थर्ड। क्योंकि हम इसमें बैकवर्ड नहीं जा सकते, डायरेक्ट आगे सबसेट्स वाला केस ही यूज़ करना है यहाँ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा थर्ड रूट ऑफ 5, ये एक पेयर। अब हमें चाहिए था इससे अगला पेयर, तो वो आ जाएगा ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 5 कामा थर्ड रूट ऑफ 5, ये R7 आ गया। अब R8 किसके इक्वल होता है, 2 की जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी लिख दी। अब एक पॉसिबिलिटी रह गई है, इन तीनों को एक साथ लिख दें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा थर्ड रूट ऑफ 5 देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा थर्ड रूट ऑफ 5 और देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 कामा थर्ड रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास बन गया जी R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 और R8। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस उसने कहा था कि मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। तो फर्स्ट केस में हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने हैं, उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। 2 की पावर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन इसको छोड़ दें, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है n क्रॉस m, तो उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। n पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर 3 मल्टीप्लाई सेकंड सेट के एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट है, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 1 ज़ा 3, दैट इज़ 2 पावर 3 को जब सिंप्लीफाई किया मैंने 8 बना। यानी इसका मतलब है ऑल पॉसिबल जो बाइनरी रिलेशंस बनते थे 8 होने चाहिए। अब देखें R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 और R8, टोटल ये नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बन चुके हैं, 8 बन चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है दैट वन इज C इज इक्वल टू पाई कामा E। ये हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब देखें सबसे पहले वही बात, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये जाएगा C क्रॉस C, क्योंकि एक ही सेट है तो ज़ाहिर है उसी से मल्टीप्लाई होगा। ये जाएगा पाई कामा E क्रॉस अगेन पाई कामा E, यानी इसको इसी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये जाएगा C क्रॉस C इज इक्वल टू पाई कामा पाई, पहली चीज़ ये आ गई, देन पाई कामा पाई किया हमने, फिर पाई कामा E, ये दो पेयर्स बन गए। उसके बाद E के साथ भी पॉसिबिलिटी है, E को आगे मल्टीप्लाई करें, E कामा पाई देन E कामा E, ये हमारे पास का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। किसका क्रॉस प्रोडक्ट आया है, C क्रॉस C का। अगेन वही सेम प्रोसीजर दोहराना पड़ेगा हमें। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्रॉस C इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे C क्रॉस C में 1 2 3 4, ये टोटल 4 एलिमेंट्स। अब हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, अगर इस केस में बाइनरी रिलेशन की टोटल फाइंड आउट करूँगा कितने बाइनरी रिलेशंस, ये हो जाएगा 2 की पावर
4 एलिमेंट्स हैं, 2 पावर 4, या आप अपने वही उसी रूल पे जाएं, n क्रॉस n के एलिमेंट हैं, यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं 2, सेकंड सेट के एलिमेंट्स भी हैं 2, 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये हुआ इस केस में टोटल जो हमारे पास बाइनरी रिलेशंस बनेंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। अब 16 कैसे होंगे हम उन्हें फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए जी R1 R2 R3 F2, इट मीन्स हमने R16 तक जाना है। इस केस R16 तक जाने के लिए मैं C क्रॉस C को पहले यहाँ ही लिख देता हूँ, क्योंकि इसी के सबसेट्स हमने लिखने होते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। पाई कामा पाई, पाई कामा पाई, देन पाई कामा ई कामा ई कामा पाई, और देन ई कामा ई। अब देखिए सबसे पहला केस आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है जी, एम्प्टी सेट। सबसे पहले हमने लिख देना है यहाँ पे एम्प्टी सेट, और ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज R1। अब R2 चूंकि मैं बगैर सबसेट्स लिखे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, R2 में अकेला अकेला होगा तो पहला पेयर है जी पाई कामा पाई, ठीक हो गया। अब R3 में नेक्स्ट पेयर, फिर R4, फिर R5, यानी R3 होगा हमारा पाई कामा ई, फिर R4 क्या होगा, ई कामा पाई, फिर ये करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते रहिएगा, R5 ई कामा पाई हमने कर लिया, ई कामा ई, R5 तक हम पहुंच गए। अब देखिए R6 इज इक्वल टू, हमने सारे सिंगल लिखे थे, 4 ये थे और एक एम्प्टी सेट, टोटल 5 हो गए। अब हमने डबल लिखने हैं। डबल कैसे लिखने हैं जी, देखिए सबसे पहले आपने ये करना है, सिंगल सिंगल लिखने के बाद 2 2, तो हम इसको चूज़ करते हैं, इसके साथ आगे जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बना देते हैं। R6 होगा जी, इसका मतलब है पाई कामा पाई एक पेयर, कामा पाई कामा ई, ये हमारा दूसरा पेयर। होप सो ये बात क्लियर हुई होगी। अब पाई कामा पाई कामा ई के साथ इसके साथ पेयर बना दिया, अब इसके साथ पेयर बनाना है, फिर इसके साथ पेयर बनाना है। तो R7 किसके इक्वल हो जाएगा जी, R7 होगा पाई कामा पाई, तो शुरू में इस तरह आएगा, पाई कामा ई किया हुआ था तो ई कामा पाई, ये हमारे पास R7 हो गया। अब R8 किसके इक्वल है, R8 देखें, पाई कामा यानी इसके साथ भी हो गया। अब बेशक इसको आसान करने के लिए ना यूँ कर सकते हैं 1 2 3 4, या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से इंडिकेशन दे दें। 1 कामा 2 कर लिया हमने, 1 कामा 3 भी कर लिया हमने, इसका मतलब 1 कामा 4 बचता है अभी। तो 1 है हमारे पास पाई कामा पाई, और फोर्थ 1 है हमारे पास ई कामा ई। अब देखिए ये अभी तक R8 तक हम पहुँचे हैं, इसी के साथ आगे मैं बाकी लिखता हूँ। ये R8 हो गया। अब R9 क्या होगा, अभी हमने क्या किया है, इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, यानी 1 के साथ जितने पॉसिबल आगे बनने वाले थे वो हम सारे लिख चुके। अब हमने क्या करना है, उससे आगे की तरफ बढ़ना है। अब R8 हो चुका है 2 2 की पेयरिंग के साथ, R9, अब इसको ले लें। R9 में नेक्स्ट एलिमेंट है पाई कामा ई, फिर पाई कामा ई, इसका पेयर बनेगा किसके साथ, ई कामा पाई के साथ, यानी 2 से शुरू करो मैं तो 2 3 फिर 2 4 लिखना पड़ेगा। R10 इज इक्वल टू 2 4 में जी क्या क्या होगा, पाई कामा ई कामा पाई, ये हमारे पास हो गया 10th।
इसके पेयर इसके साथ बना दिया, इसके साथ भी बना दिया, ज़ाहिर इसका और तो कोई पेयर नहीं बनता। अब आखिरी ये केस है हमारे पास 3,4 का, इसे आप कह दें R11 और उसे लिखें E पाई कामा E कामा E। ये आपके पास कितने होंगे जी? R11 तक, जिसमें जितने पॉसिबल 2 वाले थे वो हमने बना दिए। अब इसका मतलब हमें 2 वाले बन गए तो हमें 3 की तरफ मूव करना है, 3 एट ए टाइम, 1 2 3, यानी पाई कामा पाई कामा E, देन E कामा पाई। ये हमारे पास आ गया R12। उसमें मैंने पहले 3 लिख दिए, कौन कौन से? 1 2 3, 1 2 3 हमने लिख लिए। अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 2 4, तो ये हो जाएगा R13। 1 2 3 था, 1 2 4, पाई कामा E कामा E कामा। अब देखिए इससे ये प्रूव हुआ जी कि हमारे पास जितनी पॉसिबल थे 2 वाले वो लिख दिए, अब 3 वाले लिख रहे हैं। अच्छा, पहले आपने 1 2 3 लिखा, मैं 1 2 4 लिखता हूँ। अभी 4 लिखा ही नहीं है मैंने, पहले वो लगा दिया। सेकंड से हमने स्टार्ट लेना था, यहाँ से सेकंड से जब स्टार्ट लेते हैं, इसको दोबारा देख लें, हमने उसके बाद 3 3 का पहला पेयर लिख लिया, पाई का इसके साथ यानी 1 2 3 कर लिया। अब 1 2 4 करना है, 1 2 4 करना है जब, तो उसके लिए क्या होगा जी? 1 है हमारे पास, पाई कामा पाई, 2 है हमारे पास पाई कामा E, और 4 है हमारे पास E कामा। अब देखिए ये हमने क्या किया है, 1 की पेयरिंग जितनी होती, 1 2 3 भी कर लिया, 1 2 4 भी कर लिया। इसका मतलब और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमारे पास इसके साथ नहीं है। 1 से स्टार्ट लेकर जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी, 1 2 3 फिर 1 2 4। अच्छा, अभी 1 3 4 भी है, तो देखिए 1 3 4 के लिए R14 कह दें। 1 3 4 क्या क्या होगा? 1 है हमारे पास पाई कामा पाई, E कामा पाई, और 4th वन E कामा E। अच्छा, R4 तक हम पहुंच चुके हैं ये R13 यहाँ है, R14 तक, यानी 1 की जो पॉसिबिलिटीज़ थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, 3 3 वाली ये पॉसिबिलिटीज़ भी होगी। अब R15, अभी एक पॉसिबिलिटी बची है, वो कौन सी? 2 3 4 हो जाएगा, पाई कामा E कामा पाई, और फिर E कामा E। यूँ आपके पास R15 आ गया। 3 3 की पॉसिबिलिटी भी हमसे ख़त्म हो गई। अब हमारे पास जो R16 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 3 की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई। अब इन चारों को एक साथ लिखेंगे, पाई कामा पाई, पाई कामा E, देन E कामा पाई, देन E कामा E। ये आपके पास R16 तक आगे सारे पेयर्स। इसका मतलब यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही हमने फाइंड आउट करना था। अच्छा, अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए क्या है जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेट की नोटेशन है 5, एंड E इज इक्वल टू, E में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जी? 1 कामा 10। ये 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास D और E में। अब वही पैटर्न कौन सा जो यहाँ पे था, जो भी हमारे पास गिवन होता है, हम सबसे पहले उसका कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, फिर बाइनरी रिलेशंस डिस्कस करते हैं। कार्टेशियन प्लेन के लिए हम क्या करेंगे? D क्रॉस E। D के एलिमेंट है जी 5 कामा 1,
देन 5, 10। अब देखिए 5 की जो दो पॉसिबिलिटीज थी, 5, 1, 5, 10, मैंने वो लिख दी है। अब अगर ये दो लिख लिए हैं, इसका मतलब है मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2। सबसे पहले 5 का पेयर बनाया इसके साथ, फिर 5 का पेयर बनाया इसके साथ, 2 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस ई, वो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट्स। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल 2 लिखते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। जब बाइनरी रिलेशन के नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, फार्मूला है 2 की पावर n क्रॉस m। 2 की पावर n मीन फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स 1 मल्टीप्लाई सेकंड सेट के एलिमेंट कितने हैं, 2 है। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 1 ज़र 2, तो 2 पावर 2 कितना होता है, 4। अब 4 बाइनरी रिलेशन हमने लिखने हैं, किस में से, इस क्रॉस प्रोडक्ट में से, क्योंकि बाइनरी रिलेशन हमेशा इसका सबसेट होता है। तो R1 जो होगा आज हमारे पास इस क्वेश्चन में, यानी मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन के स्टार्ट में पहला सबसेट होता है, ये R1 आ गया। अब R2 में क्या करना है जी, अकेले अकेले 5, 1, फिर R3 क्या होगा हमारे पास, 5, 10। ठीक हो गया, R1, R2, R3, R4। होप सो समझ भी आई होगी कहाँ से लिख रहे हैं हम R1, R2, R3, R4। अब R4, उस केस में क्या करेंगे, R4 के उसमें दोनों को एक साथ लिख देंगे, 5, 1, 5, 10। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ p इज इक्वल टू, अब देखिए p उसने हमें दिया हुआ है, p इज इक्वल टू 7, 8, 9। अब ये हमारे पास p, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस। हमने सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशन लिखने, कहाँ से, फ्रॉम p टू p। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं बाइनरी रिलेशंस लिख कर। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे p है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, p क्रॉस p के एलिमेंट्स 7, 8, 9 क्रॉस अगेन p के एलिमेंट्स होंगे, तो वो होंगे 7, 8, 9। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए p क्रॉस p हमें फाइंड आउट करना होगा। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, इन दो को मल्टीप्लाई करके एक पेयर फाइंड आउट करना होगा, ऑर्डर पेयर वाला क्रॉस प्रोडक्ट का, और उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ट्रेस करने हैं। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस तो यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी, 2 की पावर n क्रॉस m होता है, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हो जाएंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 9। 2 पावर 9 बच्चों किसके इक्वल होता है, ये देखिए 2 पावर 9, 2 की पावर 9, ये जाएगा 512। अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। अब देखिए हमने कोई बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं, अब जाहिर है उसके लिए हमें ये सारा करना तो पड़ेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आएगा जी, p क्रॉस p इज इक्वल टू, सबसे पहले 7 के पेयर्स बनाते हैं, 7, 7, फिर 7, 8, फिर 7, 9, ये पेयर्स बन गए। अब देखें 8 के साथ, 8, 7, 8, 8, 8, 9।
अब रह गया हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 9,7, 9,8, 9,9। ये हमने P क्रॉस P फाइंड आउट कर दिया। अब P क्रॉस P में से वो ये कह रहा है कोई दो बाइनरी रिलेशन लिखें। कोई दो बाइनरी रिलेशन मतलब R1 इज इक्वल टू, आपको पता है सबसे पहला सेट सबसे एम्प्टी सेट होता है, फिर अप टू सो ऑन एक एक करके आते जाते हैं, फिर उनको एलिमेंट्स को लिखते जाते हैं एक एक करके, फिर एक एक करके लिखने के बाद हम उनमें से जो चूज़ करना होता है वो चूज़ कर लेते हैं, मतलब दो दो करके, फिर दो दो के बाद तीन तीन, अप टू सो ऑन, ये सिलसिला फिर चलता रहता है। अब देखिए अभी हमने R1 लिखना है, कोई ऐसा सेट है ये R1 जो इनमें से कोई है। अब इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। लेट से जैसे देखिए मैं एक ले लेता हूँ 7 7, दूसरा 7 8 और तीसरा मैं ले लेता हूँ 7 9। यानी 7 से स्टार्ट होने वाले सारे मैंने लिख लिए। अब इस केस में होगा क्या, ये हमारे पास है जी R1, इसकी हमने लिखनी है डोमेन। डोमेन को शॉर्ट फॉर्म में DOM लिखते हैं। डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होता है ऑर्डर पेयर के, वो डोमेन कहलाता है। देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। क्योंकि बात सेट की हो रही है तो हम इसे रिपीट नहीं कर सकते। ये एक बाइनरी रिलेशन लिया हमने। अच्छा एक चीज़ देखिएगा बुक के अंदर, चूँकि इसके जितने भी ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बन रहे हैं तो उन्हीं में से कोई हमने एक या दो पिक करने। अब मैंने जो पिक किए हैं ज़रूरी नहीं है बुक पे आंसर लिखने वाले ने भी यही पिक किए हैं, तो इसलिए ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है डोमेन के बाद रेंज ऑफ R1। रेंज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड रेंज। जैसे 7 8 और 9, 7 8 9, ये आपके पास क्या आ गया, इसकी रेंज आ गई। डोमेन हमने लिखी, उसके बाद हमने क्या किया, इसकी रेंज भी लिख ली जो हमने R1 लिखा हुआ था। अब हमें R2 लेना है। R2 लेने के लिए हम क्या करेंगे, कोई और ले लें एलिमेंट्स। लेट से 9 7, 9 8 और 9 9। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। R8 पे मैंने ये डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए। अब वही सेम प्रोसीजर होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें यहाँ कितने थे, 4 थे। अच्छा डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट्स 9, रिपीट हो रहा है तो एक ही दफा। रेंज ऑफ R2 इज इक्वल टू जितने सेकंड एलिमेंट्स हैं दैट आर कॉल्ड रेंज, 7 8 9। R2 आपके पास जो था उसकी डोमेन ये आ गई थी और रेंज उसकी ये आ गई। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को डिस्कस कर लेंगे और लास्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 7 8 9 को करेंगे। तो होप सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। इन केस कोई इशू होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो यू कैन आस्क वाया कमेंट सेक्शन, कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले और सीक्वेंस में मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।